अभी हम चैप्टर कवर करने वाले हैं टाइप ऑफ पिग फार्मिंग, यानी कि पिग फार्म बेसिकली कितने प्रकार से किया जाता है। तो चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हम बात करेंगे कि फ्री रेंज पिग फार्मिंग, यानी कि इस पिग फार्मिंग में ज़्यादातर ये होता है कि आपको बहुत बड़े स्पेस की ज़रूरत रहती है और आप पशुओं के रहने के लिए तो उनके लिए छोटा सा घर बनाते हैं, बट आप उनको कैद करके नहीं रखते हैं, जैसे कि आप ये तस्वीर देख पा रहे हैं। और ज़्यादातर ये जो पिग फार्मिंग है ये हमारे भारत में नहीं की जाती है। इसमें होता ये है कि बाहर घास के मैदानों में पशु घूमने जाता है, बट खाना अपने जो है वो घर में ही आकर खाता है और खाना उसे जो फार्मर है वही प्रदान करता है, स्वतंत्र रूप से वो नहीं खाते हैं। और इसमें कुछ डिसएडवांटेज भी हैं। एक तो बहुत बड़े स्पेस की आपको रिक्वायरमेंट रहती है और दूसरी बात पशुओं के बीमार होने के चांसेस अपेक्षाकृत दूसरी फार्मिंग के इसमें ज़्यादा रहते हैं। तो ये एक टाइप है, ये एक प्रकार है कि आप फ्री रेंज पिग फार्मिंग भी कर सकते हैं या उसकी ओर देख सकते हैं। बट हमारे इंडिया में पिग फार्मिंग इस विधि से नहीं की जाती है। हमारे इंडिया में एक ट्रेडिशनली जो आप जानते होंगे, जो कुछ लोग सूअरों को रखते हैं बट उनको शहरों में कस्बों में घूमने के लिए छोड़ देते हैं। वो खुद स्वतंत्र रूप से उन पशु खाना खाते हैं और स्वतंत्र रूप से पशु पलते हैं, बट उनका मालिक भी उनको खाना नहीं देता। वो ट्रेडिशनली है, ये इसको और उसको हम मैच नहीं कर सकते हैं। तो ये पिग, वो जो मैं बोल रहा हूँ वो पिग फार्मिंग में नहीं आता है। वो खाली उस सूअरों का वो मालिक होता है, बट पशु का जो पलना होता है वो बाहर कस्बे, गांव या फिर गली मोहल्लों में ही होता है। फ्री रेंज पिग फार्मिंग का पहला प्रकार है। तो चलिए अगला प्रकार क्या होने वाला है, नेचुरल पिग फार्मिंग। ये बेसिकली नेचुरल चीज़ों को इस्तेमाल करते हुए ये पिग फार्मिंग किया जाता है। ये पिग फार्मिंग बेसिकली नॉर्थ ईस्ट में बहुत ज़्यादा किया जाता है। इसमें ये होता है कि कंस्ट्रक्शन जो है वो ईंट पत्थर का ना बनाकर ये टोटल का टोटल कंस्ट्रक्शन नेचुरल जो भी प्रॉपर्टीज़ हैं, जैसे कि बैम्बो है या फिर लकड़ी है, उससे बनाया जाता है। ये आप जो तस्वीर देख पा रहे हैं ये नेचुरल पिग फार्मिंग का ही एक जो है वो नमूना है। इसमें जो नीचे पक्का फर्श नहीं बनाया जाता है, यानी कि हम जो कन्वेंशनल फार्मिंग में जो हम देखते हैं उसमें नीचे फ्लोरिंग किया जाता है, यहाँ पर फर्श भी नहीं बनाया जाता है और छत भी बैम्बू की या फिर लोकल जो भी वहाँ के सोर्सेज है वहाँ की छत होती है। और जो दीवारें हैं या कैबिन का जो एक दूसरे कैबिन में जाने के स्पेस या जगह, वो टोटल का टोटल बैम्बू का रहता है। इसमें आप देख सकते हैं इसमें जो बेसिकली खाना होता है वो भी नेचुरली होता है। तो इसमें FCR जो है वो बहुत कम आता है, यानी कि हम जो कन्वेंशनल फार्मिंग में हम लोग 7 महीने में 100 किलो का पशु कर लेते हैं, उसको यहाँ पर 100 किलो होने में 1-1.5 यहाँ तक कि 2 साल तक भी लग जाते हैं, क्योंकि वो नेचुरल चीज़ें खाते हैं, फल सब्जियाँ या घास खाते हैं, तो जिसके चलते उनका FCR बहुत कम हो जाता है। नेचुरल पिग फार्मिंग भी कर सकते हैं, बट ये आप बड़े स्केल पर आप नहीं कर पाएंगे। छोटे स्केल पर जिसका कोई छोटा परिवार है जो सूअर 10-12-15 पालना चाहता है, जो कि पालते भी है नॉर्थ ईस्ट में, क्योंकि बहुत बड़ा एक 7 सिस्टर्स हैं, बहुत बड़ा 7 राज्यों का बहुत बड़ा दायरा है, उसमें ज़्यादातर ये किया जाता है। अभी हम नेक्स्ट पिग फार्मिंग के मेथड पर आएंगे, सेमी मॉडर्न या कन्वेंशनल, जो हमारे इंडिया में किया जा रहा है या फिर हमारे इंडिया में किया जाना चाहिए, क्योंकि इसमें अपेक्षाकृत नेचुरल के और फ्री रेंज के ये ज़्यादा बेहतरीन रहता है, कन्वेंशनल रहता है। और इसके ऊपर एक होता है मॉडर्न फार्मिंग, उसमें बहुत ज़्यादा खर्चा लगता है, यानी कि उसकी कंस्ट्रक्शन में बहुत ज़्यादा खर्चा होता है। वो सब कुछ ऑटोमेटिक होता है, सब कुछ उसमें खाना भी ऑटोमेटिक जाता है, दवाइयाँ भी ऑटोमेटिक जाती हैं। तो ये कन्वेंशनल जो पिग फार्मिंग है, मेरा जो व्यक्तिगत तजुर्बा है वो लगभग 7.5-8 सालों का तजुर्बा है। मैं इसी कन्वेंशनल फार्मिंग में मैंने जितना भी मैंने एक्सपर्टी लिया है
तो इसमें क्या होता है कि हम एक फार्म बनाएंगे, हमारे ही लोकेशन, हमारे जो जहाँ पर हमारा ज़मीन है, सहज जगह है, वहाँ पर हम उनको पानी जो है वो निप्पल के थ्रू देंगे। ये सेमी मॉडर्न भी है। पानी जो है वो पशु खुद पिएंगे, खाना हम उनको मैन्युअली देंगे 1 दिन में 2 बार, और हम उनकी 1 दिन में 2 बार सफाई करेंगे। कोई पशु बीमार हो जाता है तो हम उसकी ट्रीटमेंट करेंगे। सब कुछ मैन्युअली होगा बट कन्वेंशनली होगा, यानी कि इसके कंस्ट्रक्शन कॉस्ट ठीक ठाक आता है, कोई इतना ज़्यादा बहुत ज़्यादा नहीं आता है। और एक इसमें सब कुछ, जैसे कि मादा को हमने क्रॉस करवाया तो उसको हम ग्रुप में रखते हैं, और उसके बाद में जब मादा 100 दिनों की गाभिन हो जाती है तब हम उसको अलग, उसको फैरोइंग पैन या फैरोइंग केज में हम उसको अलग से कर देते हैं, फिर उसका स्पेशल ट्रीटमेंट चालू हो जाता है। तो यहाँ पर मादाओं के लिए, जो मादाएं बच्चे दे रही हैं, उनको हम स्पेशल से ट्रीटमेंट देते हैं, और उनके रहने की व्यवस्था भी अलग होती है, उनके खाने में भी हम इम्प्रूवमेंट करते हैं। ओवरऑल हमारी जो ट्रेनिंग का मूल जो विषय रहने वाला है वो सेमी मॉडर्न या कन्वेंशनल पिग फार्मिंग को फोकस करते हुए हम इस सारे कोर्स को प्रदान करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि इसके नेक्स्ट जो है ये है मॉडर्न पिग फार्मिंग। इसमें आपका कंस्ट्रक्शन जो है वो सारा का सारा ईसी होता है। ईसी मीन्स इन्वायरमेंट कंट्रोल होता है। हम एक पर्टिकुलर टेम्परेचर देंगे पूरे फार्म को, वही टेम्परेचर अंदर रहेगा, फिर बाहर चाहे सर्दी गर्मी जो भी मौसम रहा होगा। हमारा जो ये जो कन्वेंशनल फार्मिंग है, इसमें हमारे बेसिकली इंडिया में 3 मौसम होते हैं। एक सबसे ज़्यादा जो रहता है वो गर्मी है, उसके बाद में फिर सावन यानी कि बरसातों का मौसम है, और तीसरे नंबर पर सर्दी का है। तो हम कन्वेंशनल फार्मिंग इस तरीके से हम कंस्ट्रक्शन को बनाते हैं ताकि हम गर्मियों का प्रबंधन भी खूबसूरती से कर सकें, बरसात आती हो तो उसका भी प्रबंधन हम खूबसूरती से कर सकें, और हम सर्दियों का प्रबंधन भी खूबसूरती से करें। ये जो कन्वेंशनल फार्मिंग है, इसमें बेसिकली 2 मेथड होते हैं। एक होता है क्लोज थ्योरी, एक होता है ओपन क्लोज थ्योरी। ये आपको जो बात है ये मैं आपको हाउसिंग में बताने वाला हूँ। हाउसिंग का चैप्टर हमारा आने वाला है, उसमें आपको मैं दोनों थ्योरियों के बारे में, उसके प्लस पॉइंट, उसके माइनस पॉइंट, और कौन सा आपको करना चाहिए, आपका जियोग्राफिकल लोकेशन कौन सी है, आप इंडिया के किस कोने में रहते हैं, वहाँ का औसत टेम्परेचर क्या है, वहाँ का मिनिमम टेम्परेचर क्या है, मैक्सिमम टेम्परेचर क्या है। तो उस सब चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए मैं आपको 2 मॉडल बताऊंगा, जो ओपन क्लोज थ्योरी और क्लोज थ्योरी। तो उस पर भी हम चर्चा करेंगे, बट वो हाउसिंग के चैप्टर में हम चर्चा करेंगे। मैं खाली अभी मेथड पर बात कर रहा हूँ। तो ये सेमी मॉडर्न है और ये मॉडर्न है, जिसमें जो विदेशों में, खासतौर चाइना में और अमेरिका में, यूरोपियन कंट्रीज़ में यही मॉडल अपनाया जाता है, क्योंकि उनको बहुत बड़ी क्वांटिटी में पशुओं को पालना होता है। तो उनका एक सिस्टम है, उन्होंने एक सिस्टम बना दिया है। उस सिस्टम में ही यहाँ पर पशु जेस्टेशन का समय गुजारेंगे, यहाँ पर पशु बच्चे देंगे, यहाँ पर बेसिकली फैरोइंग केजेज हुआ करते हैं। तो वो भी मैं आपको हाउसिंग में बताऊंगा, केजेज और फैरोइंग केज और फैरोइंग पैन में क्या अंतर है। आप चाहो तो कन्वेंशनल फार्मिंग में भी फैरोइंग केज लगा सकते हैं, बट ज़्यादातर फैरोइंग पैन है, क्योंकि वो थोड़ा कन्वीनियंट होता है, थोड़ा पैसा कम लगता है। तो मॉडर्न पिग फार्मिंग, इंडिया में कुछ फार्म खुले भी हैं, बट वो इनिशियली ये महंगा पड़ता है। इसमें एक तो मादा क्रॉस नहीं होती है, इसमें सारा का सारा जो है आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन होता है, यानी कि कृत्रिम गर्भधारण होता है। और ये आज जो आप ऊपर तस्वीर देख पा रहे हैं, ये सब जेस्टेशन, यानी कि मादा जिस दिन हमने उसको आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन कर दिया, गाभिन कर दिया, तो वो 114 दिन का जो टाइम है वो अकेले ही गुजारेगी, यानी कि ब्रीडिंग पशु ग्रुप में रहते ही नहीं है मॉडर्न फार्म में। एक मादा है, उसका एक 2x7 का एक एरिया है, जैसे कि आप देख पा रहे हैं ऊपर मेरे तस्वीर में 2x7 का जो एरिया है उसी में वो रहेगी, 100 दिनों तक उसमें रहेगी। उसके बाद में उसको फैरोइंग केज में शिफ्ट कर दिया जाता है। तो ये मोटा मोटी मेथड रहता है। तो ये 4 जो मॉडल हैं पिग फार्मिंग के, इन 4 मेथडों से मैं दोबारा फिर रिवीजन करवा दूं कि एक तो होता है फ्री रेंज, उसमें पशु खुला रहता है, जगहें ज़्यादा चाहिए होती है। दूसरे नंबर पर होता है नेचुरल पिग फार्मिंग। तीसरे नंबर पर कन्वेंशनल या सेमी मॉडर्न, आप उसको कुछ भी बोल सकते हैं। बेसिकली हमारे इंडिया में इसी मेथड को अपनाया जाता है। और चौथा जो मेथड है वो मॉडर्न पिग फार्मिंग का है। उसमें
सब कुछ एडवांस होता है इसमें। सबसे जो मैं वीक पॉइंट नहीं बोलूँगा, बट इसमें कंस्ट्रक्शन कॉस्ट क्रोर्स में आती है। तो आप इस चीज़ से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि आने वाले 2-4-5 सालों में या शायद 10 सालों में हमारे इंडिया में मॉडर्न पिग फार्मिंग की तरफ रुझान बढ़ेंगे। बट हाल ही में कुछ परिस्थितियां ऐसी अलाउ नहीं कर पा रही हैं जिसके चलते मॉडर्न फार्मिंग बहुत ही प्रचलित हो जाए हमारे भारतवर्ष में। तो ये 4 मेथड थे। अभी बहुत ही एक इम्पोर्टेंट चीज़ है, जैसे कि हमारा कोर्स की अभी शुरुआत है, तो हम बार बार कुछ नाम लेंगे, कुछ शब्द लेंगे, शायद वो आपको समझ में आए या ना आए। तो टर्म्स आपको पिग फार्मिंग के रिलेटेड जितने भी टर्म्स है वो आपको समझ में आना लाजमी है, क्योंकि अगर आप वो नहीं समझ पाएंगे तो फिर बहुत सारे मसले हैं। क्योंकि साव किसको बोलते हैं, बोर किसको बोलते हैं, गिल्ट किसको बोलते हैं, बैरो किसको बोलते हैं, कैस्ट्रेटेड किसको बोलते हैं, बहुत सारी चीज़ें आप शायद इस कोर्स के दौरान आप समझ ना पाएँ अगर ये चैप्टर आप छोड़ देते हैं तो। और पिग फार्मिंग आप जब करते हैं तो भी ये बार बार ये आपको शब्द सुनने को मिलेंगे और आपको बोलना भी पड़ेगा। तो हम टर्म्स की तरफ जो है वो एक एक टर्म्स आप या तो याद कीजिएगा या आप लिख लीजिएगा, बट ये आपको आना चाहिए। इस चैप्टर को आप 2-3-4 बार भी देख सकते हैं, बट आपको टर्म्स एक एक पता होना चाहिए कि किस कैटेगरी के पशु को क्या बोला जाता है। या फिर चलिए हम शुरू करते हैं। सबसे पहले स्वाइन, यानी कि अगर आप कहीं पर भी स्वाइन नाम सुनते हैं तो आपको सीधा इंगेज होना चाहिए कि ये सूअर से कहीं ना कहीं संबंधित है। तो स्वाइन मतलब सूअर या सूअर से संबंधित है। पिग स्टाई, पिग स्टाई मतलब सूअर का बाड़ा, या पिग फार्म, पिग स्टाई या पिग फार्म, इसको इंटरनेशनली पिग स्टाई भी बोलते हैं। तीसरे नंबर पर पेन, एक पिग फार्म में खूब सारे छोटे छोटे हिस्से होते हैं, छोटे छोटे कैबिन होते हैं, उन कैबिनों को पेन बोला जाता है। फैरो, यहाँ पर मादा के ब्याने का जो भी प्रोसेस है उसको फैरोइंग बोलकर जो है वो फैरोइंग बोला जाता है। यहाँ पर डायरेक्ट डिलीवरी ना बोलकर यहाँ पर फैरोइंग बोला जाता है। और फैरोइंग मतलब सूअरी के ब्याने की प्रक्रिया, उस सारे एक जो है प्रक्रिया को फैरोइंग बोला जाता है। फैरोइंग पैन, मैंने जैसा कि आपको अभी बताया कि फैरोइंग पैन और फैरोइंग केज ये 2 अलग अलग चीज़ें हैं। फैरोइंग पैन कन्वेंशनल फार्म में बनाया जाता है और मॉडर्न फार्म में फैरोइंग केज बनाया जाता है। बट अभी सेमी मॉडर्न में कुछ लोग फैरोइंग पैन की जगह फैरोइंग केज भी इस्तेमाल कर रहे हैं। सब आपका कंफ्यूजिंग वाली कोई बात नहीं है। बेसिकली मैं आपको बता देता हूँ, आगे मैं हाउसिंग के चैप्टर में बताऊँगा। फैरोइंग पैन उस कक्ष को बोला जाता है, उस पैन को बोला जाता है जहाँ पर मादा 100 दिनों के बाद में हम उस मादा को सेपरेट कर देते हैं। 100 दिन पर भी करते हैं, कुछ लोग 107 दिनों पर भी करते हैं अगर उनके पास जगह का कोई मसला है तो। तो फैरोइंग पैन बेसिकली उस जगह को बोला जाता है जहाँ पर मादा बच्चे देगी और उन बच्चों की देख रेख 28, 30, 32 दिन, जब तक वो बच्चे 7.5-8 किलो के नहीं होकर अपनी माँ से दूर चले जाते हैं, तब तक वो एक फैरोइंग पैन में रहते हैं। तो उस कैबिन को जहाँ पर मादा बच्चे देती है और बच्चों के साथ रहती है उसको फैरोइंग पैन या फैरोइंग केज बोला जाता है। पैन और केज में क्या अंतर है ये मैं आपको हाउसिंग वाले चैप्टर में बताने वाला हूँ। साव, साव मीन्स यहाँ पर सूरी, वो सूरी जो बच्चे देने के काम में ली जाती है उसको साव बोला जाता है। यह हमारा ब्रीडिंग स्टॉक होता है जिससे हम बच्चे ले रहे हैं, उन मादाओं को यहाँ पर साव बोला जाता है। फिट मतलब पैर, हूफ मतलब खुर। तो चलिए आगे चलते हैं। पिगलेट, पिगलेट बेसिकली 0 to 2 मंथ यानी कि 0 से लेकर 60 डे के बच्चे को पिगलेट बोला जाता है। बट पिगलेट में भी 2 कैटेगरी होती हैं, ये यहाँ पर लिखा हुआ नहीं है बट मैं आपको बता देता हूँ। जब तक बच्चा अपनी माँ के साथ रहता है तब तक उसको क्रीपर बोला जाता है, CREEPER, क्रीपर या स्टार्टर बोलते हैं। तो जब तक बच्चा अपनी माँ के साथ रहेगा यानी कि 7.5 से 8 किलो जब तक उसका वजन नहीं हो जाता है तब तक उसको क्रीपर बोलते हैं। और जिस दिन वो अपनी माँ से हट जाता है
उसको वीनर बोलते हैं। तो पिगलेट में बेसिकली दो कैटेगरी होती है। ओवरऑल हम उसको बोल देते हैं कि एक पिगलेट है, बट हम उसकी और डेप्थ में जाते हैं तो क्रीपर एक कैटेगरी है और वीनर एक कैटेगरी है। तो पिगलेट में दो अलग अलग कैटेगरीज हैं, आप शायद समझ चुके होंगे। बाकी आगे खूब सारे चैप्टर आएंगे, उसमें भी आप समझ जाएंगे। पिगलेट में दो कैटेगरी है, क्रीपर और वीनर, उसी को ही पिगलेट बोला जाता है। उसके बाद में जब पशु ग्रोइंग अवस्था में चला जाता है, यानी कि 2 महीने का, यानी कि जब उसका 18-19 किलो वजन हो जाता है, तब उसकी कैटेगरी चेंज हो जाती है। वो कैटेगरी हो जाती है ग्रोअर। तो यहाँ पर उसका बेसिकली फीड भी बदल जाता है। पिगलेट की अपेक्षा ग्रोअर को लिटिल बिट कम प्रोटीन के फीड की जरूरत पड़ती है। तो चलिए वो तो हम फीड के चैप्टर में कवर करेंगे, बट पिगलेट से बड़ा वर्जन जो होता है उसको ग्रोअर बोला जाता है। उसके बाद में फिनिशर। फिनिशर 4 से लेकर 8 महीने के पशुओं की कैटेगरी को फिनिशर बोला जाता है। बट फिनिशर में भी दो कैटेगरी होती हैं। अब 4 से 8 महीने के कैटेगरी में मादाएं भी होंगी, नर भी होंगे, और शायद कैस्ट्रेटेड यानी कि खस्सी पशु भी होंगे। तो फिनिशर में दो कैटेगरी होती है। पहली कैटेगरी गिल्ट, यानी कि जिन मादाओं को, पहले गिल्ट का आप मतलब समझ लीजिए। गिल्ट का मतलब वयस्क मादा सुकरी जिसे अभी प्रजनन कार्य नहीं लिया गया, यानी कि अभी तक वो क्रॉस नहीं हुई है। मैं आपको सिंपल भाषा में समझाऊं तो गिल्ट मतलब लड़की, साव मतलब औरत। सिंपल भाषा में आपको याद रहेगा। तो गिल्ट मतलब जो अभी तक वर्जिन फीमेल है उसको गिल्ट बोला जाता है, और साव मतलब जो बच्चे दे रही है औरत। उस चीज को आप समझ लीजिएगा। सो फिनिशर में पहली कैटेगरी होगी गिल्ट। गिल्ट दरअसल सभी गिल्टों से हम प्रजनन लें ये कोई ज़रूरी नहीं है। यानी कि हमारे फार्म पर मान लीजिए 30 मादाएं हैं, हमारा ब्रीडिंग स्टॉक 30 का है। उन 30 मादाओं ने लगभग 250-250 बच्चे दिए हैं उदाहरण के तौर पर। अब उस 250 बच्चे में से 125 तो मादाएं होगी और 125 नर हो गए, क्योंकि यहाँ पर जब बच्चे पैदा करने का रेशो होता है तो मोटा मोटी वो 50-50 का होने वाला है। तो 125 मादाएं अगर आपके फार्म पर पैदा हुई हैं तो ऐसा कतई नहीं होगा कि आप 125 की 125 मादाओं को आप ब्रीडिंग स्टॉक में कन्वर्ट करेंगे, क्योंकि सभी मादाएं जो है उनका प्रोडक्शन लेवल इतना अच्छा नहीं होता है, उनमें चुनना पड़ता है। वो चुनना कैसे है वो हमारा सिलेक्शन एंड प्रोक्योरमेंट ऑफ पेस्ट एनिमल का चैप्टर आने वाला है, बट अभी हमारा चैप्टर चल रहा है यूजफुल टर्म्स। सो गिल्ट जो स्पेशल ब्रीडिंग के लिए चुनी जाती है, या तो उसको आप अपने फार्म में ब्रीडिंग करवाएं, जैसे कि मैंने उदाहरण दिया कि 125 आपके पास मादाएं हैं या गिल्ट्स हुई हैं, तो उसमें से आप खाली 25-30 ही चुनोगे, बाकी की सभी फैटनर कैटेगरी में चली जाएंगी, यानी कि जिसका हम जो है मांस का उपभोग करते हैं। तो गिल्ट मतलब वो मादा जिसको हम ब्रीडिंग स्टॉक के लिए छांटते हैं, बट वो अभी तक वर्जिन है। फिनिशर का पहला स्वरूप ये हो गया। दूसरा स्वरूप लिखा है फैटनर। ब्रीडिंग और ब्रीडिंग स्टॉक को छोड़ दीजिए, इसके नीचे लिखा है फैटनर। फैटनर मतलब कि उस कैटेगरी को बोला जाता है जो पशु मांस के लिए पाले जा रहे हैं। देखो फाइनल तो पिग का मांस ही कन्वर्ट होना है, क्योंकि आखिर कंज्यूमिंग के लिए तो हम इसको पाल रहे हैं। तो जो पशु बड़े होकर कटने के लिए चले जाएंगे वो तो हैं फैटनर, जो ब्रीडिंग के लिए रह जाएंगे वो है गिल्ट, और इस ओवरऑल कैटेगरी को बोला जाता है फिनिशर। मैं उम्मीद करता हूं मैं बेहतर रूप से समझा पाया। ब्रीडिंग मतलब प्रजनन करवाना, और ब्रीडिंग स्टॉक आपके फार्म पर, उदाहरण के तौर पर आपके फार्म पर 1000 पशु हैं, तो ब्रीडिंग स्टॉक आपका खाली उस पशुओं की ग्रुप को बोला जाएगा जिन पशुओं से आप बच्चे ले रहे हैं। उदाहरण के तौर पर आपके पास 40 मादाएं हैं और 3 या 4 नर हैं, तो आपका ब्रीडिंग स्टॉक 44 का ही हुआ। तो ब्रीडिंग स्टॉक उस कैटेगरी को बोला जाता है जिसमें मेल और फीमेल आते हैं, जो आपका बेस्ट ब्रीडिंग स्टॉक होता है। बोर पेन, तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि यहाँ पर पेन अलग अलग कैबिन को बोला जाता है, तो इसमें पेन भी अलग अलग होते हैं। सबसे पहले बोर पेन। बोर पेन में अकेला बोर ही रहता है। इसका औसतन जो डायमेंशन रहता है वो लगभग 70 से 80 स्क्वायर फीट का होना चाहिए। अगर हम कन्वेंशनल फार्मिंग की बात करते हैं तो यानी कि 10x7 का आपका बोर पेन हो तो सफिशिएंट। वहाँ पर अकेला बोर रहेगा, उसको कोई डिस्टर्ब करने वाला नहीं होगा,
और जब भी मादाएं क्रॉस होंगी तो उसके कैबिन में आकर वो अपने कंफर्ट जोन में क्रॉस करेगा। तो बोर पेन बेसिकली जितने आपके फार्म पर बोर हैं उतने बोर पर आपके पास होने लाजमी हैं। उसके बाद में गिल्ट पेन। गिल्ट पेन जो है वो अभी तक जो मादाएं क्रॉस नहीं हुई हैं उनके लिए स्पेशल हम एक गिल्ट पेन बनाते हैं। वहाँ पर आकर मादाएं रहती हैं और उनको हम ब्रीडिंग के लिए यूज़ में लेते हैं। तो बेसिकली एक गिल्ट पेन, एक गिल्ट के जहाँ पर गिल्टें रहेंगी उस कैबिन को गिल्ट पेन बोला जाता है। पिगलेट पेन, जहाँ पर पिगलेट रहेंगे उनको पिगलेट पेन बोला जाता है। चलिए जी नेक्स्ट स्लाइड में आ जाते हैं। स्टूल। स्टूल मतलब यहाँ पर गोबर को बोला जाता है, पॉटी को बोला जाता है, या उसकी लीद है उसको बोला जाता है। मसल्स मतलब मांसपेशी, स्किन मतलब उसकी त्वचा, फैट मतलब चर्बी। नज़ल डिस्चार्ज यानी कि नाक से होने वाले स्राव को, ये जब जुखाम हो जाता है पशु को, सर्दियों में बेसिकली ऐसा होता है। अब वो तो आपकी देखभाल पर निर्भर करता है कि आपकी देखभाल कितनी बेहतरीन है, बट नाक से होने वाले डिस्चार्ज को नज़ल डिस्चार्ज बोला जाता है। यूरिन। यूरिन मतलब मूत्र या पेशाब। टीट। टीट मतलब स्तन। तो स्तन यहाँ पर मेल के भी मायने रखते हैं और फीमेल के भी मायने रखते हैं। इसके बारे में हम सिलेक्शन एंड प्रोक्योरमेंट ऑफ बेस्ट एनिमल में चर्चा करेंगे। स्नाउट। स्नाउट मतलब उसका थूथन, उसका जो थूथन होता है उसको स्नाउट बोला जाता है। बेसिकली यही एक ऐसा पार्ट है जहाँ पर सूअर को पसीना आता है या आ सकता है। लीवर मतलब उसका जिगर या यकृत इसको बोलते हैं। इसके बारे में भी हम चर्चा करेंगे। चलिए जी अब थोड़ा और डीप जाने की कोशिश करते हैं हम। तो प्लीज़ आप ये जो टर्म्स मैं आपको बताने जा रहा हूँ ये आप रिवीजन कर लीजिएगा, क्योंकि आप पिग फार्मिंग करेंगे तो बार बार ये शब्द आपके सामने आएंगे ही आएंगे। चलिए जी सबसे पहले क्रिब। क्रिब। क्रिब से आप अंदाज़ा लगा चुके हैं कि ये क्रिब का क्या मतलब है। क्रीपर मतलब माँ के साथ जो बच्चे रहते हैं उनको क्रीपर बोला जाता है। वो यहाँ पर लिखा नहीं हुआ था बट मैंने आपको बोलकर बताया। क्रिब मतलब छोटे बच्चों के रहने वाला एक छोटा सा कैबिन होता है। अगर आप फैरोइंग पेन है आपके पास तो उसका साइज होगा 2 फीट चौड़ाई, 3 फीट लंबाई और 3 फीट हाइट। तो ये 2 इंटू 3 का होता है। और यहाँ पर जो है वो मादाएं जो अपने बच्चों के साथ रहती है, अगर हमने बच्चों को अलग से खाना देना है तो हम उसको क्रिब में देते हैं, ताकि बच्चों का खाना बहुत ज़्यादा स्वादिष्ट और सुगंधित होता है, प्रोटीन युक्त बहुत ज़्यादा होता है। तो मादा उसके अंदर जाकर खाना नहीं खा पाएगी। दूसरी बात, बच्चों को प्राइवेसी चाहिए होती है तो वो उसके अंदर क्रिब के अंदर चले जाते हैं, तो रात को सोते वहीं पर हैं। और अगर मान लीजिए ठंड का मौसम है तो आप जो है गर्म बल्ब है वो वहाँ पर क्रिब में लगा सकते हैं, तो पूरी उसकी गर्मी उस छोटे से कैबिन में रहती है। तो इसके बारे में भी हम कंस्ट्रक्शन जो चैप्टर आने वाला उसमें खूब सारी चर्चा करेंगे। अब ये तो आ गया क्रिब फैरोइंग पेन में जो हम ईंटों से बनाते हैं। अब हम क्रिब बात करते हैं फैरोइंग केज में। ये जो आप ऊपर तस्वीर देख पा रहे हैं ये फैरोइंग केज है, यहाँ पर भी क्रिब है, बट यहाँ पर ऊपर जो आप बल्ब देख रहे हैं ये आईआर बल्ब है, यहाँ पर बच्चों को गर्मी मिलती है। तो क्रिब मतलब वो जगह जहाँ पर बच्चे अकेले रहते हैं माँ से, जहाँ पर माँ का मुंह नहीं पहुँच पाएगा बेसिकली। चलिए जी फैरोइंग गार्ड। फैरोइंग गार्ड बेसिकली उस रेलिंग को बोला जाता है, उस गार्ड को बोला जाता है। देखो फैरोइंग केज होता है वो तो फुली बहुत बढ़िया तरीके से संरक्षित होता है, सुरक्षित होता है, तो उसमें तो मादा बच्चों को दबाने के चांसेस कम रहते हैं। बट फैरोइंग पेन जो होता है जो कन्वेंशनल फार्मिंग में हम यूज़ करेंगे या सस्ता भी रहता है, तो उसमें हम ज़मीन से 9 इंच हाइट पर और दीवार से 9 इंच दूरी पर एक रेलिंग लगाते हैं 3 तरफ, यानी कि जिस तरफ गेट है उस तरफ नहीं लगाते, बाकी तीनों तरफ हम रेलिंग लगाते हैं। वो फैरोइंग गार्ड का काम करती है। उसमें होता यह है कि जब मादा बच्चे देती है या उस दौरान वो कई बार मदहोशी में होती है, जिसके चलते गलती से भूल में या चूक में जैसे भी है वो बच्चों को नीचे दबा सकती है, जिसके चलते हमें फैरोइंग गार्ड लगाते हैं। तो दीवार से 9 इंच दूर लगा हुआ है तो मादा तो उसमें जा नहीं पाएगी,
तो बच्चा जो है एकदम साइड में होने की कोशिश करता है, अगर उसको स्पेस नहीं मिलता तो ऑब्वियसली वो दब जाता है और इस सूरत में कुछ बच्चे मर भी जाते हैं। बट फैरोइंग गार्ड एक ऐसी व्यवस्था है जिसके चलते मादा अगर मधोशी में हो, बेख्याली में हो, तो वो मादा अपने बच्चों को दबा नहीं पाएगी। अगर दबाएगी तो बच्चा निकलने की कोशिश कर लेगा और 9 इंच का जो स्पेस है बहुत अच्छा खासा होता है, उसमें बच्चा सुरक्षित हो जाएगा। इसके बारे में हम डीपली चर्चा करेंगे हाउसिंग चैप्टर में। उसके बाद में लिटर दरअसल एक ही ब्यांत में उत्पन्न हुए बच्चों के ग्रुप को, मैं दोबारा फिर क्लियर कर दूं, एक मादा है उसने 10 बच्चे दिए तो उसको हम लिटर बोलेंगे। एक मादा उसने 12 बच्चे दिए उसको हम लिटर बोलेंगे। उन बच्चों के ग्रुप को लिटर बोला जाता है। ये लिटर मतलब एक समय में पैदा हुए बच्चों के ग्रुप को लिटर बोला जाता है। लिटर साइज, अब साइज का तात्पर्य यहाँ पर साइज से ना होकर यहाँ पर क्वांटिटी से है। लिटर साइज मतलब उत्पन्न हुए बच्चों की संख्या, यानी कि मान लीजिए मेरी मादा ने 12 बच्चे दिए तो इस मादा का लिटर साइज 12 हुआ। 8 बच्चे दिए तो इसका लिटर साइज 8 हुआ। 10 बच्चे दिए तो इसका लिटर साइज 10 हुआ। यानी कि लिटर साइज का तात्पर्य यहाँ पर नंबर से है, ना कि आकार से। वीनिंग, जैसा कि मैंने आपको अभी बताया कि माँ को जिस समय हमने बच्चों को जिस समय हमने माँ से अलग करना होता है उस प्रक्रिया को बेसिकली वीनिंग बोला जाता है। यानी कि जब बच्चा 7.5-8 किलो का हो जाता है तब हम माँ से बच्चों को अलग करते, उस प्रक्रिया को वीनिंग बोला जाता है। एवरेज लिटर साइज, उदाहरण के तौर पर आपके फार्म पर टोटल 75 बच्चे पैदा हुए, आपके पास 10 मादाएं थीं, तो आपके फार्म किसी ने 10 दिए, किसी ने 6 दिए, किसी ने 7 दिए, किसी ने शायद 11 भी दिए। बट आपके फार्म में जितनी मादाएं हैं और जितने बच्चे उतनी मादाओं से आप डिवाइड कर लो, तो आपके फार्म पर लिटर साइज आया आपका 7.5, यानी कि 75/10। इसी प्रकार से आपके फार्म का एवरेज लिटर साइज ही आपकी प्रॉफिटेबिलिटी को बहुत ज़्यादा इंगेज करता है, क्योंकि आपके फार्म पर जब लिटर साइज इंक्रीज होता चला जाता है, आपके फार्म का अगर एवरेज लिटर साइज इंडिया में रहते हुए 9 से लेकर 10 के बीच में है तो आप एक बहुत बेहतरीन फार्मर हैं। इसके लिए एक पूरा फिल्ट्रेशन करना रहता है। उदाहरण के तौर पर आपने 50 मादाओं से फार्म शुरू किया है तो 50 मादाएं आपकी टॉप नहीं होने वाली है, ये चीज़ क्लियर है। तो उसमें से मान लीजिए 20-25 अब टॉप ऑफ द लाइन है, बहुत बढ़िया है, बहुत अच्छा रिजल्ट दे रही हैं। कुछ एवरेज होंगी 10-15, कुछ बिलो एवरेज है और कुछ वर्स्ट होंगी, यानी कि शायद वो मादा हीट में ना आए या फिर शायद मादा वो क्रॉसिंग होने के बाद में गर्भवती ना हो। तो उसमें फिल्टर करना पड़ता है, आपकी टॉप मादाएं आपकी अलग होनी चाहिए। तो उसमें 1 साल लग जाता है। उसका एक स्पेशल चैप्टर हमारा फिल्ट्रेशन ऑफ ब्रीडिंग स्टॉक का है। उस चैप्टर में आपको पूरी डिटेल बताऊंगा कि आपको अपना ब्रीडिंग स्टॉक कैसे फिल्टर करना है ताकि आपके पास सारे के सारे पशु टॉप ऑफ द लाइन हो, जिससे आपका प्रॉफिटेबिलिटी इंक्रीज होती चली जाएगी। चलिए जी, उसके बाद में हम बात करते हैं पोक। जैसे कि मुर्गी के मांस को चिकन बोला जाता है, बकरे के मांस को मटन बोला जाता है, तो उसी प्रकार सूअर के मांस को पोक बोला जाता है। एक्चुअल इसका आर साइलेंट होता है, इंडिया में इसको पोर्क भी बोलते हैं, बट एक्चुअल में इसका प्रोनाउंस जो है वो पोक है। उसके बाद में मीट ड्रेसिंग यानी कि लोथ। देखिए, किसी भी लाइव स्टॉक में अगर सबसे ज़्यादा मीट ड्रेसिंग है तो वो है पिग, सूअर। तो इसका एक जिंदा जानवर है, उदाहरण के तौर पर 100 किलो का। उस 100 किलो के जानवर में खाने योग्य कितना जो है वो उसका हिस्सा निकलता है, तो मोटा मोटी उसमें 70 से 80% मीट ड्रेसिंग पिग का है, जो किसी भी लाइव स्टॉक की अपेक्षा सबसे बेस्ट है, सबसे बेटर है, सबसे अच्छा है। उसके बाद में बात करते हैं हीट। ये वो वाली हीट नहीं है जो सूरज से आती है, या वो वाली गर्मी नहीं है। ये गर्मी वो है जो मादाओं के हीट में आने पर हम उसको क्रॉस करवाते हैं और मादाएं गर्भित होती हैं या ज्ञाभिन होती हैं। तो ये वो हीट है, और ये हीट 21 दिनों में सिर्फ एक बार आती है। अगर आप सही डिटेक्ट करते हैं तो आपकी मादा जो है वो डिटेक्ट करके अगर आप उसको क्रॉस करवाते हैं तो आपकी मादा के गर्भित होने के चांसेस 90% प्लस हो जाते हैं। तो हीट क्या है, उसको डिटेक्ट कैसे करना है,
इसके बारे में हम खूब सारी चर्चा करेंगे। उसके बाद में फिर लंग मतलब फेफड़ा, हार्ट मतलब दिल, किडनी मतलब गुर्दा, इंटेस्टाइन आंत, लार्ज इंटेस्टाइन बड़ी आंत, स्मॉल इंटेस्टाइन छोटी आंत, कोलेस्ट्रम या कोलेस्ट्रम। कोलेस्ट्रम बेसिकली माँ के पहले दूध को बोला जाता है। ये बेसिकली किसी भी स्तनधारी मादाएं, चाहे हमारे ह्यूमंस में देख लीजिए, गाय, भैंस, बकरी या फिर पिग्स में, माँ का जो पहला दूध होता है, आप देखेंगे आप हॉस्पिटल में जब जाते हैं तो उसमें बड़े बड़े अक्षरों में लिखा होता है कि माँ का पहला दूध बच्चे को जरूर पिलाएं। हमारे ह्यूमंस के लिए, माताओं बहनों के लिए एक्चुअली माँ का जो पहला दूध होता है उसको खीस भी बोलते हैं। तो उसमें पीले रंग का गाढ़ा दूध होता है। तो उसमें वो पीने से बच्चे में इम्यून पावर बहुत ज़्यादा आ जाती है। तो इसकी महत्वता भी जब हमारा फैरोइंग का चैप्टर आने वाला है तो उसमें मैं बताऊंगा। बट मोटा मोटी माँ का दूध अगर शुरुआती 3-4 दिन बच्चा पीता है तो उसमें इतनी ज़्यादा इम्यून पावर आ जाती है कि किसी भी बैक्टीरिया से वो लड़ सके। स्टोमक मतलब पेट। वैक्सीनेशन, ये तो हमें मोदी जी ने भली भांति बता दिया है कि वैक्सीनेशन क्या है। वैक्सीनेशन बेसिकली टीकाकरण है। किसी भी वायरल डिजीज़ का पहले से ही प्रिकॉशन वैक्सीनेशन कहलाता है। डीवॉर्मिंग, डीवॉर्मिंग बेसिकली जो पेट में कृमि हो जाते हैं, कीड़े हो जाते हैं, उन कीड़ों के मारने की प्रक्रिया को डीवॉर्मिंग बोला जाता है, जो पिगरी में मस्ट है, ज़रूरी है। वो कैसे करनी है, कब करनी है, क्यों करनी है, इसके बारे में हम पूरा चैप्टर लेकर आ रहे हैं। कैस्ट्रेशन, कैस्ट्रेशन मतलब खस्सी या बधियाकरण। आप इसको लोकल लैंग्वेज में शायद इसको खस्सी करना बोलते हैं, यानी कि छोटे बच्चे के दोनों अंडकोश को निकाल दिया जाता है, तो उसको कैस्ट्रेशन बोला जाता है। वो कब करना चाहिए, वो कैसे करना चाहिए, वो क्यों करना चाहिए, इस पर हम खूब सारी चर्चा करेंगे। डॉकिंग, डॉकिंग यहाँ पर पूंछ काटने की प्रक्रिया को डॉकिंग बोला जाता है। फीडिंग मतलब खाना खिलाना या फीड देना, फीड मतलब भोजन, आहार। गार्बेज, होटल वेस्ट, कैंटीन वेस्ट, लंगर वेस्ट, जो रसोई का जूठन होता है उसको गार्बेज बोला जाता है। ड्रेनेज सिस्टम, यानी कि आपके फार्म से जो पानी की आप सही निकासी करोगे तो उसको बेसिकली ड्रेनेज सिस्टम बोला जाता है। उसको ये भी हमारा जो चैप्टर है कि पानी की निकासी करनी कैसे है आपने, ये हमारा चैप्टर हाउसिंग में आने वाला है। वाउंड मतलब घाव, जॉइंट मतलब जोड़। एनोस्टिस, यानी कि जब मादा हीट में नहीं आती है। ईस्टस मतलब हीट के ड्यूरेशन को बोला जाता है। एनोस्टिस मतलब ताप में जब नहीं आती है, हीट में जब नहीं आती है। सिम्टम्स ऑफ हीट, गर्मी में होने के लक्षण, मादा के हीट में होने के लक्षण, यानी कि हीट के वो कुछ लक्षण दिखाती है। उस लक्षणों को पहचान कर हम उसको मेल से क्रॉस करवाते हैं। उसके बाद में मादा ज्ञाभिन्न हो जाती है। तो सिम्टम ऑफ हीट मतलब गर्मी या हीट के लक्षण। क्रॉसिंग मतलब एक मादा का नर से समागम करवाना। क्रॉसिंग और मेटिंग एक जैसा ही शब्द है, तो क्रॉसिंग करवाने को, मेटिंग करवाने को क्रॉसिंग बोला जाता है। ओवा या फिर एग, देखिए उसके मादा के जो है वो अंडाशय में अंडा बनता है, उसको एग बोला जाता है। वो वाला एग वो ही आप समझ सकते हैं। ओवुलेशन, मादा शुक्री के अंडाशय से अंडा बाहर निकलने की प्रक्रिया को ओवुलेशन बोला जाता है। ये कैसे होता है ओवुलेशन, कितने समय में होता है, इसके विस्तार रूप में भी हम आगे वाले चैप्टर में जाने वाले हैं। ओवरी मतलब अंडाशय, यूट्रस मतलब गर्भाशय, वेजाइना मतलब योनि मार्ग या प्रजनन अंग, सीमन मतलब वीर्य, स्पर्म मतलब शुक्राणु, ईस्टस वही मैं आपको वो ऊपर वाला सबसे पहले अनोइस्टस था और ये ईस्टस है। ईस्टस का मतलब है कि वो ड्यूरेशन, वो टाइम जब तक मादा हीट में है वो ऑलमोस्ट 72 घंटे का होता है। उस 72 घंटे को भी एक पीक पीरियड होता है, वो 24 घंटे होता है। उन 24 घंटों में अगर आप उस मादा को क्रॉस करवाते हैं तो आपकी मादा गर्भित होने के चांसेस 90 to 99% रहते हैं। उसके बारे में हम विचार करेंगे, चर्चा करेंगे।
प्रेग्नेंट मतलब गाभिन, प्रेग्नेंट पीरियड, या फिर इसको जेस्टेशन भी बोला जाता है, तो उसको गर्भकाल बोलते हैं। कैस्ट्रेशन मतलब बधियाकरण। प्लेसेंटा, जब कोई भी स्तनधारी मादा, इंक्लूड ह्यूमन, गाय, भैंस, बकरी, शेर, चीता, जिराफ, सब, जब उसका डिलीवरी कंप्लीट होती है, जब बच्चे बाहर आ जाते हैं, तो उसके बाद में प्लेसेंटा बाहर आता है। अब आपकी उसको लोकल लैंग्वेज में क्या बोलते हैं, इंग्लिश में इसको प्लेसेंटा बोलते हैं और हिंदी में इसको जेर बोला जाता है। स्क्रोटम मतलब अंडकोश। ग्लैंस पेनिस यानी कि लिंग का अगला भाग। बेसिकली जो सूअर का लिंग होता है ये लाइक अ ड्रिल होता है। ये आप देखेंगे जब आप पिग फार्म करेंगे, अगर आप ऑलरेडी कर चुके हैं, तो ये ड्रिल की तरह होता है और ये क्रॉसिंग करते समय मूव नहीं करता है। ये पशु मूव नहीं करता है, बट उसका जो लिंग है वो मूव कर रहा होता है। तो चलिए इसके बारे में आपको पता चलेगा। इंटेस्टाइन मतलब आंत, ये पहले हो चुका है। थैंक यू। ये कुछ बेसिक जो टर्म्स थे जो आपको पता होना लाजमी है। सो अगले चैप्टर में मिलते हैं और आशा करते हैं इस चैप्टर को आपने एंजॉय किया होगा। थैंक यू, धन्यवाद।